हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की आपदा प्रबंधन का पाठ नंबर 4 आपदा प्रबंधन में सामुदायिक नियोजन इस पर चर्चा करेंगे। आज के पाठ में हम ये सीखेंगे कि समुदाय के सहयोग की आवश्यकता क्यों रहती है और समुदाय के सहयोग से किस प्रकार आपदा प्रबंधन में सहायता मिलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के विषय को शुरू करते हैं। आज के विषय में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामुदायिक नियोजन से क्या अभिप्राय होता है। सामुदायिक नियोजन वस्तुतः किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का, जो कि किसी विशेष आपदा से ग्रसित हो सकते हैं, उनका मेल जोल और उनका तारतम्य किस तरह से किसी आपदा को प्रभावित करने में, उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सामुदायिक नियोजन का अर्थ है। आपदा किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करती है। आपदा से लड़ने के लिए समुदाय का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। समुदाय में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, साथ ही वहाँ पे काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और अन्य स्वयंसेवी संगठन, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आपदाओं को कम करने में समुदाय किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है, ये समुदाय की आपसी योजना पर निर्भर करता है। मंदन भी तभी कारगर हो सकता है अगर समुदाय सरकार के साथ तालमेल से काम करे और आपदा को प्रबंधन करने में सरकार की सहायता करे। सरकार भी ये मानती है कि आपदाओं की रोकथाम तभी हो सकती है अगर किसी समुदाय के शिक्षक, छात्र या अन्य सभी शिक्षित लोग, जो कि बड़े पैमाने पर भूमिका निभा सकते हैं, वो अपना कार्य करें। तभी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपदा प्रबंधन में सामुदायिक नियोजन की आवश्यकता क्यों रहती है। तो इसे 4 प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1 होता है किसी आपदा से निपटने में स्थानीय लोग ही उसके प्रति जवाबी कार्यवाही करने में सक्षम होते हैं। किसी आपदा से ग्रसित होने वाले लोग ही उस आपदा से प्रबंधन करने में सरकार की सहायता कर सकते हैं। नंबर 2 है अधिकतम जानकारी का स्रोत। स्थानीय स्तर पर ही व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी अधिक रूप से बता सकते हैं। समुदाय ही किसी स्थान की भौगोलिक दशा, वहाँ के लोगों के विषय में और वहाँ पर पाए जाने वाले अन्य जो महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं, उनके विषय में जानकारी दे सकते हैं। नंबर 3 है आपदा के लिए स्थानीय तंत्र। वस्तुतः आपदाएं लंबे समय से चलती रहती हैं, इसलिए प्रत्येक समुदाय का एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला स्थानीय तंत्र होता है, जो कि आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 4 है आपदा में अपने हित के बारे में सोचना। स्थानीय समुदाय ही आपदा से ग्रस्त होने पर उसके विषय में अपने लिए भूमिका को तय कर सकता है। आपदा अगर किसी क्षेत्र में आने वाली होती है तो जो वहाँ का समुदाय है वो ही उसके लिए उत्तरदायी होगा, ना कि कहीं दूर रहने वाला समुदाय उनकी सहायता करेगा। इस प्रकार ये 4 कारक ये प्रभावी रूप से बता सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका की आवश्यकता क्यों रहती है। इसके पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपदा में स्थानीय जो समुदाय है उसका नियोजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और किस प्रकार वो आपदा को कमतर करने में सहयोग कर सकता है। तो समुदाय का जो सहयोग है उसे 3 प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1 समिति का निर्माण, नंबर 2 क्षमता निर्माण, नंबर 3 योजना विकास। तो सबसे पहला समिति का निर्माण। इसमें प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी समितियों का निर्माण किया जाएगा जो कि आपदा आने पर और आपदा आने के पूर्व और बाद में लोगों की सहायता करेंगे। इसमें कौन कौन से दल बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 पूर्व चेतावनी दल। ये मौसम विभाग और प्रशासन के पूर्व चेतावनी दल के साथ मिलकर लोगों को पूर्व में आपदा आने से पूर्व सतर्क करने का कार्य करेंगे। नंबर 2 दुर्घटना स्थल खाली करने वाला दल। इस दल में वे लोग शामिल होंगे जो आपदा आने पर जो वहाँ पे लोग होंगे उनको इवैक्यूएट करने में, वहाँ स्थल को खाली करने में प्रशासन और पुलिस की सहायता करेंगे। नंबर 3 बचाव और खोज दल। इसमें आपदा स्थल पर फंसे हुए लोगों को निकालने वाले राहत कर्मी शामिल होंगे। वे प्रशासन और पुलिस कर्मियों की सहायता से फंसे हुए और गायब लोगों की खोज करेंगे और उन्हें बचाव स्थल पर ले जाएंगे। नंबर 3 स्वास्थ्य दल। इस दल में जो चिकित्सा टीम होगी उनके साथ मिलकर काम करने वाले दल होंगे। वो जो ऐसे लोग जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधी क्षति हो गई है उनकी सहायता करने का कार्य करेंगे। उसके पश्चात है स्वच्छता दल। राहत शिविरों में और आपदा वाले स्थान में स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है। वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखने में जो प्रशासन है उसकी भूमिका के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी एक दल ऐसा होगा जो कि वहाँ पे स्वच्छता की देखभाल करेगा। दूसरा है क्षमता निर्माण।
आपदा कभी भी आ सकती है, इसके लिए सचेत रहना और पहले से तैयारी रखना अनिवार्य होता है। तो दूसरा चरण समिति बनाने के बाद जो होगा वो क्षमता निर्माण होगा। इसमें जो चरण होंगे वो ये होंगे, इसमें जो विभिन्न दल हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य वाले दल को स्वास्थ्य संबंधी टीम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, राहत और बचाव वाले दल को पुलिस और जो गृह रक्षक बल होगा उनके सहयोग के साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही लोगों को इसके लिए तैयार किया जाएगा कि वो आने वाली जो आपदा है उसके लिए पहले से तैयार हो जाएं। उन्हें जो घर है उन्हें पक्के बनाने चाहिए, इसके संबंध में उन्हें जानकारी दी जाएगी। कहीं पे वेस्ट वॉल अगर बनानी है उसके संबंध में कार्यवाही की जाएगी, और साथ ही अग्निशमन के यंत्र का उपयोग और उनको गांव में या किस तरह से किसी सामुदायिक स्तर पर स्थापित किया जाएगा ताकि उनका उपयोग हो सके। इसके पश्चात जो अगला चरण है वो है योजना विकास। इस तरह की समितियों का निर्माण होने के पश्चात और प्रशिक्षण की सारी के सारी सुविधा होने के पश्चात जो मुख्य चरण होता है वो आपदा आने पर उस योजना का कार्यान्वयन हो सकता है। आपदा आने की स्थिति में क्योंकि उथल पुथल बहुत मच जाती है, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। इसके लिए ड्रिल समय समय पर की जानी चाहिए, मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है, कि एक बनावटी अभ्यास किया जाना चाहिए। साथ ही लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। समय समय पर इन राहत और बचाव दलों की बैठक होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य संबंधी टीम है और जो आपदा प्रबंधन जो दल है, सरकारी आपदा प्रबंधन दल है, उनके साथ इनकी बैठक होती रहनी चाहिए। इन चरणों में हमने जो समुदाय है उसकी भूमिका को समझने का प्रयास किया कि आपदा प्रबंधन में जो भूमिका है समुदाय की वो क्या हो सकती है। तो आज के पाठ में हमने ये देखा कि आपदा प्रबंधन में सामुदायिक नियोजन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों रहती है और सामुदायिक नियोजन किस प्रकार से आपदा प्रबंधन में भूमिका निभाता है। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।